Hello everybody, welcome to the channel. In this channel, I am starting a PYQ series for the UGC NET exam. I will be covering the PYQs from 2018, 19, 20, 21, 23, 24. ठीक है, तो PYQ क्यों इम्पोर्टेंट होता है वो तो मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया ही है, बट टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दी हैं कैसे आप कोई भी पेपर को जब अटेम्प्ट करेंगे और ये सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको पता होंगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा और आपको उस पेपर को सॉल्व करना बहुत इजी लगेगा। एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी बताई है, टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे मेथड ऑफ एलिमिनेशन आपको यूज करना है। सो जस्ट गो थ्रू द वीडियो एंड देन गो टू द पीवाईक्यू प्लेलिस्ट जिसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। उनमें भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो जस्ट फर्स्ट गो एंड लर्न दीज tips and tricks, and in the end of the video I think you will have a lot of confidence when you will be going to the PYQs and then finally when you will be going through the exam. Hope you like it. So here I have mentioned the four important things that why we should go through the PYQ. The first is अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न एंड रिपीटेटिव थीम्स, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है उसमें पीवाईक्यू को जब हम पढ़ते हैं समझते हैं तो हमें एक एग्जाम पैटर्न निकल कर सामने आता है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट में कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ किस पार्ट पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, किस पार्ट पे हम थोड़ा कम ध्यान भी देंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज है दैट इज द रियलिटी चेक ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। तो हमें समझ में आता है पीवाईक्यू करने से कि असलियत में हम कहाँ खड़े हैं, एक रियलिटी चेक मिलती है कि हमारी कितनी तैयारी है और अभी हमें कितना और हार्ड वर्क करने की जरूरत है। थर्ड थिंग इज दैट PYQs are very important for the effective revision. इससे अच्छा टूल रिवीजन का PYQ से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। एक तो हमें रियलिटी चेक मिल रहा है, हमको पता चल रहा है कि एग्जामिनर कैसे सोचता है। ठीक है, और रिवीजन इज द की टू सक्सेस, बिकॉज जब आप हार्ड वर्क करते हो, जब आप स्मार्ट वर्क करते हो, जब आप किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल जो होता है वो रिवीजन ही होता है। तो पीवाईक्यूज आपका रिवीजन कराने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टू आइडेंटिफाई द हाई यील्डिंग टॉपिक्स, कि हमें हाई यील्डिंग टॉपिक्स का पता लगाना है, क्योंकि वी आर आल्सो गोइंग टू डू द स्मार्ट वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क इज रिवीजन एंड स्मार्ट वर्क इज व्हेन वी नो व्हाट टू रिवाइज। So with this, I will be moving on to the next slide. So I will be discussing tips in this video, जो कि जब आप पीवाईक्यूज की वीडियोस को गो थ्रू करेंगे जो मैंने बनाई हैं तो उनमें ये आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी, ताकि आप उन वीडियोस का सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा पाओ। ठीक है, तो द फर्स्ट टिप इज दैट टू मेंटेन अ पीवाईक्यू नोटबुक। आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है और कोशिश करना है कि सारे नोट्स जितनी मोटी वो हो सके उतनी आपको कोशिश लगभग 200-250 पेज की वो होनी चाहिए। उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा वो हमें क्यों करना है, क्योंकि हमारे सारे नोट्स जो हैं वो ताकि एक ही जगह पर हों। तो जब भी हम रिवीजन करें पीवाईक्यूज के बाद अपनी नोटबुक को, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले तो आपको वो नोटबुक ही पढ़नी है। ठीक है, एक दिन से ज्यादा टाइम जब हमारे पास होगा, मतलब अ, तब तो आप इन पीवाईक्यूज को रिवाइज कर सकते हैं, वीडियोस के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं, बट लास्ट दिन जो हमारे काम आएगी वो 1 घंटा या एक दिन पहले वो आएगी हमारी नोटबुक। तो वो कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे कि जो भी बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, पर्सनल लॉज। ठीक है, जो भी मेजर मेजर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनके तो हम 20-20 पेज छोड़ेंगे। उसका भी रीजन है क्यों, क्योंकि पीवाईक्यूज में जो हमें कॉन्सेप्ट मिलेंगे वो हमें याद उसमें लिखने पड़ेंगे। जो हमें कॉन्सेप्ट के अलावा जो प्रोविजोस इंपॉर्टेंट है वो हमें निकले पड़ेंगे। आईपीसी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, बीएनएस के नए नए प्रोविजंस, तो वो हमें लिखने पड़ेंगे जो जो हमें पीवाईक्यूज में मिलते जाएंगे। कॉन्सेप्ट लिखने पड़ेंगे। अब एनवायरमेंटल लॉ या इंटरनेशनल लॉ या फिर जुरिस्प्रूडेंस में हमें जूरिस्टों के नाम लिखने हैं, उनकी कोटेशंस लिखनी है, उनकी बुक्स लिखने हैं। तो एक ही नोटबुक हमें 200-250 पेजों की लेनी है, जिसमें से जो हम मेजर पोर्शन है उनके लिए लगभग 20-20 पेज छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई भी वीडियो गो थ्रू करेंगे ना, तो आपको जैसे कि जुरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन आ रहा है तो जुरिस्प्रूडेंस में नोट करेंगे, फिर आईपीसी आ रहा है तो आईपीसी में नोट करेंगे। वो सारे नोट्स आपकी एक ही जगह होने चाहिए, उससे एंड में आपको
बहुत फायदा मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट टिप दैट यू हैव टू मेंटेन अ नोटबुक while going through the PYQ videos. So, the second tip is that we should be focusing on the high yielding topics. हमें high yielding topics पे ही focus करना है। तो ये दूसरी टिप है, बिकॉज 35% सिलेबस में से 75% क्वेश्चन आते हैं और बचे हुए 65% सिलेबस में से सिर्फ 25% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें भी जैसे कि मैं बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में लगभग ऑलमोस्ट 100-150 प्रोविजन, दैट इज फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, और जो पोस्ट है जैसे कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई वो है आर्टिकल्स है, गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल है, जुडिशरी से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 368 है, इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। उसके अलावा जैसे कि कोई कमीशन मेंशन है, कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन, तो जो भी कमीशन इस तरीके की चीजें हैं ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में से पढ़नी है। दूसरी आईपीसी में से जो भी इंपॉर्टेंट जैसे कि मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, और सबसे इंपॉर्टेंट इज दैट कोई सा भी एक्ट है उसमें से हमें डेफिनेशन क्लॉज तो डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में जब हम आ जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में हमें शुरू एक से सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 72 तक पढ़ना ही पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। उसके बाद फिर हम बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी एंड ऑल ये पढ़ सकते हैं। टॉर्ट्स का जहां तक सवाल आता है तो टॉर्ट्स में जितने भी पोर्शन है, टॉर्ट्स में इंटरनेशनल लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, आपका ह्यूमन राइट्स में, और एनवायरमेंटल लॉ में, जितने भी माइनर सब्जेक्ट हैं, माइनर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है हमें, माइनर सब्जेक्ट को हमें इस तरीके से पढ़ना है कि माइनर सब्जेक्ट में हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे, और उसमें अगर कोई बॉडी वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है जैसे कि नेशनल कमीशन बना रहा है या फिर स्टेट कमीशन बना रहा है तो वो हमें पढ़ना है, ठीक है। माइनर एक्ट्स में जैसे कि एनवायरमेंटल लॉ है और इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ तो मेजर है, दैट उसमें भी कन्वेंशंस हमें पढ़नी है क्योंकि कन्वेंशंस उनका सार है, केस लॉज पढ़ने हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को जब हम किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे तो पीवाईक्यूज में भी मैंने डिटेल में बताया है, तो ये एक मोटा मोटा आपको मैं एक अंदाजा देने के लिए मैंने बताया है कि ये चीजें पढ़ेंगे, इसमें से 75% क्वेश्चंस हमारे ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। सो दिस इज द second tip which I want to give you before going through the PYQ videos. So the third trick is that master all the options in PYQ. जब भी आप कोई PYQ देखेंगे उसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक तो करेक्ट होगा, वो तो वहां पर एक्सप्लेन होगा ही होगा। उसके अलावा जो 3 अदर ऑप्शन हैं वो भी मैंने वहां पर एक्सप्लेन कर रखे हैं, वो भी हमें नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि कोई केस लॉ वाला क्वेश्चन है तो केस लॉ में क्या है, चारों केस लॉ इंपॉर्टेंट है। अब आंसर तो उसका एक होगा, लेकिन चारों केस लॉज इंपॉर्टेंट है तो हम 3 और पढ़ लेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक ही साथ हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो केस लॉ के केस में इंपॉर्टेंट है प्रोविजो, अगर कोई मेंशन है तो प्रोविजो एक ऑप्शन होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन 4 हम पढ़ रहे हैं तो वो हमें और 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी ऑप्शंस हैं, ऑफ कोर्स मैंने पीवाईक्यू की वीडियोस में चारों के चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो वो आपको नोट डाउन करने हैं चारों ऑप्शन। ये नहीं कि हमें जो आंसर है सिर्फ वही नोट डाउन करना है, नहीं, हमें चारों के चारों ऑप्शन नोट डाउन करने हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ प्रोविजो एंड केस लॉस। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। सो वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Fourth and one of the most important tip is the deconstruction of the options and using the elimination method. Elimination method is the best tool which you can use. ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दे रखा है। अब ये सवाल थोड़ा आपको टफ लग रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऑप्शंस को डिकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। द क्वेश्चन इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आर डिस्टिंक्टिव साइंस एंड इंडिकेशंस व्हिच आइडेंटिफाई एज गुड्स एज, तो हम पढ़ेंगे ए एन अनफेयर कंपटीशन अंडर पेरिस कन्वेंशन 1967, आई डोंट नो। सेकंड इज ओरिजिनेटिंग इन अ स्पेसिफाइड टेरिटरी, तो जब जिसने भी थोड़ा सा भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पढ़ रखा होगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ओरिजिनेटिंग इन अ स्पेसिफाइड टेरिटरी इज देयर इन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो आप ऑप्शन 2 देखना है, तो यानी कि बी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, ठीक है। Now we will be reading third option, that is stipulate the misleading test guaranteeing a negative right. ये we don't know. चौथा is specific quality, reputation and characteristics. ठीक है, तो ये भी हो सकता है, this is also a point. तो अब हमारे पास A
और सी और डी बचे हुए हैं, बी हमने एलिमिनेट कर दिया है, तो दो जिसमें होना चाहिए वो तीनों में है। ठीक है, थ्री बी। अभी हमने फोर्थ पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ। फिफ्थ वन इज एसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू ओरिजिन, तो ये कंफर्म है, तो यानी कि टू और फाइव बिल्कुल कंफर्म है, बाकी तीन हमें अभी नहीं पता। तो टू की कंफर्म होती है, हमने बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया था। अब फाइव के कंफर्म होते ही, ठीक है, टू और फाइव सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज डी। अब हमें बाकी ऑप्शन पता हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, द आंसर विल बी टू, फोर एंड फाइव। ठीक है, आई होप ये मेथड मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। इसमें मैंने ऑप्शंस को डिकंस्ट्रक्ट किया और एलिमिनेशन मेथड और अपनी लीगल रीजनिंग के बेसिस पे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में ओरिजिन इन स्पेसिफाइड टेरिटरी होता ही है, और एसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू ओरिजिन, क्योंकि ज्योग्राफिकल और ओरिजिन, तो ये लीगल रीजनिंग लगाते हुए आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऑल्दो कि मेरे को बाकी ऑप्शंस के बारे में नहीं पता था। तो दिस इज हाउ वी यूज एलिमिनेशन एंड लीगल रीजनिंग। ओके, सो द टिप 5 इज टैकलिंग assertion एंड रीजंस क्वेश्चन। तो जब आप वीडियोस को गो थ्रू करेंगे, तो आपको बहुत से यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा assertion और रीजन से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। assertion और रीजन बेसिकली क्या होता है कि एक assertion दिया हुआ होता है, एक स्टेटमेंट होती है assertion के नाम से, दूसरा होती है रीजन के नाम से। तो उसमें चार ऑप्शन होते हैं कि A is true, B is false, B is true, A is false, ठीक है, assertion is true, reason is false, और reason is true, assertion is false। फिर both A and R are true and this is the correct explanation, both A and R are true and this is not the correct explanation। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले जो हम यूज करेंगे स्ट्रेटजी, वो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। क्योंकि अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी रॉन्ग हो गया, तो हमें एक्सप्लेनेशन वाली पॉइंट तक जाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पे उसका आंसर आ जाएगा, या तो ए राइट ट्रू होगा या आर ट्रू होगा। ठीक है, तो हो गया। लेकिन जब हम दोनों पढ़ लेंगे और दोनों करेक्ट निकलेंगी, फिर हमें आगे प्रोसीड करना होगा, ये देखने के लिए कि क्या रीजन जो है वो करेक्टली अदर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, अदर्शन और रीजन के बीच में जो भी सेंटेंस होगा, बीच में एक बिकॉज लगा देंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, तो हमें ये चीज समझ में आने लगेगी, क्या ये जो रीजन है ये अदर्शन से मैच कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, so this is the very easy technique through which we can solve the assertion and reason part. So the next golden tip is avoid blind guessing। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मैं एक ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप इसलिए बन जाती है क्योंकि ये मैं बताना चाहता हूँ कि इफ द एग्जाम इज ऑफ नेगेटिव मार्किंग, तो अगर आपको दिख रहा है कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही आप ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड गैसिंग से बचें। मतलब आपको बिल्कुल हिंट ही नहीं मिल रही कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो ब्लाइंड गैसिंग से बचें। बट बिकॉज यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो वी शुड अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो इसमें हम अगर बिल्कुल ही ब्लाइंड है तो भी, और बिल्कुल ही हमें वो नहीं है, तो वी कैन टिक एनी क्वेश्चन, एनी ऑप्शन विच इज देयर। बट ये टिप उन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो उन एग्जाम्स में हमें ब्लाइंड गैसिंग से बचना है। सो वी विल बी टेकिंग द गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अनदर गोल्डन टिप। जब आप पीवाईक्यू की वीडियो को देखेंगे, तो आप ये चीज पाएंगे कि दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड मोस्टली एवरीथिंग। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, और इवन कभी कभी समझ में भी आ रही है, तो यू कैन ऑल्सो सर्च द ऑप्शंस ऑन द गूगल। इससे क्या होगा, ये एक आपके ब्रेन में ना सबकॉन्शियसली आपको वो चीज याद रहेगी कि यार ये मैंने पढ़ा था, ये चीज मैंने सर्च करी थी। ठीक है, पीवाईक्यूज की वीडियोस को जब आप गो थ्रू करेंगे, तो लैंडमार्क केसेस, माइनर एक्ट की डेफिनेशन क्लॉजेस, इस तरीके से चीजें, लैंडमार्क केसेस तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, प्रोविजोस करने हैं, तो इस तरीके से वो आपके दिमाग में ना एक रिवीजन टाइप से बिल्ट होता जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है चीजों को याद रखने की। सो दिस इज अनदर टिप, दैट इज स्टिक टू द क्वेश्चन स्कोप। मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। एक बाउंड्री दे रखी होती है क्वेश्चन के ऑप्शंस में और क्वेश्चन में, तो हमें उतनी ही बाउंड्री में घूमना है, अपना और ज्यादा दिमाग लगाकर उसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जैसे कि क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए, preamble contains in nutshell ideals and aspiration of the constitution, true। Second is the preamble is the key to open the minds of the constitution and make us true। थर्ड पॉइंट इसको गौर से पढ़ना, दैट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सोlemnly रिजॉल्व टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन जस्टिस एंड इक्विटी। यहाँ पर जो शब्द मेंशन है वो इक्विटी है, और प्रियम्बल में जो शब्द मेंशन है वो इक्वालिटी है। ठीक है, तो हमें
इसमें अपना ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तो इसका जो आंसर है दैट इज A1 एंड 2 आर करेक्ट, बिकॉज जब आप फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे द प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो अगर इसको आप ओवर कॉम्प्लिकेट करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे कि इक्वालिटी इक्विटी, तो नहीं, हमें उस क्वेश्चन की बाउंड्री के अंदर ही रहना है और उसके हिसाब से ही जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 एंड 2। आई होप ये मैंने बहुत आपको इजी करके समझा दिया है और ये टिप आप याद रखेंगे। अनदर टिप फॉर यू इज दैट लेंदी क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी उनको ही सॉल्व करना होता है, क्योंकि जितना लेंदी क्वेश्चन होगा उतने ज्यादा क्लोज होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चार ऑप्शन दे दिए, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे दी हैं, जैसे कि प्रीवियसली भी आपने देखा था, जैसे प्रेम्बल वाले उसमें। ठीक है, तो जितना ज्यादा लेंदी होता जाएगा ना, उतना ज्यादा क्लूज आपको मिलते जाएंगे, उतना ज्यादा आपको एलिमिनेट करने में उस क्वेश्चन को इजी होता जाएगा। ठीक है, तो लेंदी क्वेश्चन से कभी भी डरना नहीं है। जैसे ही आप उसके ऑप्शन पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि लेंदी क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं डरना है, उनको जैसे पढ़ना है, और पढ़ने से ही जितना लंबा वो क्वेश्चन होगा उतनी ही ज्यादा उसके अंदर आपको क्लूज मिलेंगे और उतनी इजीली आप उसको सॉल्व कर ले सकते हैं। आई होप ये टिप आपको समझ में आ गई होगी। सो आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप। ओके, तो दिस इज द फाइनल टिप आई थिंक, दैट इज माइनर एक्ट को आपको कैसे पढ़ना है। माइनर एक्ट में मैंने बता ही दिया है कि डेफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा, उसमें अगर किसी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, कोई कमीशन बनाई जा रही है स्टेट या फिर सेंट्रल, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और उसके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज वाले सेक्शन सरसरी निगाह आपको मार लेनी है उसमें, ज्यादा अंदर तक डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से माइनर एक्ट पे भी आप महारत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि माइनर एक्ट कम नंबर के होते हैं, लेकिन उसमें से भी हमें कुछ अगर 5 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, तो ये आपको आपका एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज्यादा इजी साबित होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये टिप भी आपके समझ में आ गई होगी। इन दी लास्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि पीवाईक्यू पढ़ना जो कि इम्पोर्टेंट है, वो पैटर्न प्लस रिवीजन के पर्पज से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रिवीजन इज द की टू क्रैक एनी एग्जाम। ठीक है, 35% सिलेबस से 75% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें गधों की तरह मेहनत नहीं करके हमें स्मार्ट वर्क करना है, और नोटबुक में नोट्स बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन का मेथड एक बार आपको समझ में आ गया, जो कि मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड व्हेन यू आर सिटिंग ऑन दैट चेयर एंड गिविंग योर एग्जाम। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट आपको, सारे टिप्स आपको क्लियर हो गए हैं। तो देन नाउ यू कैन वॉच ऑल द पीवाईक्यू वीडियोस। अब आपको उनको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।